हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी वाली आंतड़ी में। बड़ी वाली आंतड़ी क्या करती है, उस खाने में से जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बचा हुआ खाना होता है, जो वेस्ट होता है, वो आगे एनस के लिए भेज देती है। फिर वो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एनस थ्रू हमारे शरीर के बाहर चला आ जाता है। तो मुंह से लेके ये एनस तक, ये पूरी जो पाइपलाइन है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, जिसकी मदद से पूरी तरह से खाना प्रोसेस होता है, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसमें से वेस्ट जो है वो भी सेपरेट हो जाता है। अभी इस सिस्टम के साथ में और इसके लिए 3 ऑर्गन्स भी जुड़े हैं, जो है आपका लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। तो ये 3 ऑर्गन्स भी क्या करते हैं, तो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करने का काम करते हैं। जो भी आपको भूख लगती है टाइम टू टाइम, ये खाने के ऊपर जो प्रोसेस करने के लिए जिस जूसेस की जरूरत होती है, वो जूसेस को सिक्रेट करने का काम कौन करते हैं, तो ये सलाइव ये अदर ऑर्गन्स करते हैं, जिसका नाम है लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। अगर ये प्रॉपरली इंसुलिन को सिक्रेट नहीं करेंगे, अगर ये आपके प्रॉपरली गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म को अगर कैरिड आउट नहीं करेंगे, तो खाना सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मतलब जितनी पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर, उतना ये गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे लोगों को ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम किससे रिलेट करती है, तो ज्यादातर लीवर से रिलेट करती है। अगर आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम होगी तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सताती रहेगी। इसके बाद बहुत सारे लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो जाता है, तो ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के खराबी के कारण है। और अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है, पैंक्रियास की प्रॉब्लम है, क्योंकि पैंक्रियास इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर उसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपके शरीर के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। अभी इसमें कौन सी फिजियोलॉजी बेसिकली फॉलो की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले खाने को क्या किया जाता है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब हमने पहले इजेक्ट किया खाने को, पहले हमने खाया, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। इसके बाद हमारे मुंह के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो है सो बेसिकली हमारे खाने के ऊपर ऊपर जो है थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है। खाना खाया, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। फिर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होना शुरू कर देते हैं, जो खाने के ऊपर प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जो है हमारा खाना मिक्स हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट करता है, और फिर वो खाना जो है उसमें से पोर्शन जो है वो सेपरेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। और उसके बाद जो भी बची कुची गंदगी होती है वो हमारे शरीर के अंदर एक्सक्रीट हो जाती है, शरीर के बाहर जो है वो चली जाती है। तो एक हमारे शरीर के अंदर ना एक प्रक्रिया चलती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम खाना खा लेते और उसका बाद में काम हो जाता है, तो नहीं। उसके अंदर एक बेसिक फिजियोलॉजी जो है फॉलो की जाती है, प्रक्रिया होती है, जिसके मार्फत हमारे शरीर के एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। अभी इसमें से आप कोई भी एक स्टेप को उठा लो, और इसमें से अगर इसके एक भी स्टेप में प्रॉब्लम हो गई ना, फिर आपको प्रॉब्लम जो है डाइजेशन रिलेटेड शुरू होती है। जैसे कि मान लो आपके दांतों में प्रॉब्लम है, अगर आप दांत जो है आपके दुख रहे हैं, आपका मुंह जो है दुख रहा है, तो क्या आप खाने को चबा पाते हो क्या, नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ता है, लिक्विड डाइट पर रहना पड़ता है। मान लो अगर आपके अन्न नलिका में कुछ हो गया है, आपके फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप खाना निगल पाते हो क्या, नहीं। फिर आपको लिक्विड डाइट पे चला जाना पड़ता है।
मान लो अगर आपको डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो भी आपको कितनी प्रॉब्लम जो है सहन करनी पड़ती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हर एक जो प्रक्रिया है, हर एक जो प्रोसेस है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें एक में भी प्रॉब्लम हो गई तो आपको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपके शरीर के अंदर क्रिएट हो जाती है। अभी पहले तो ना आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां एक अलग पार्ट है और उसकी जो सिम्टम्स मिलते हैं ना वो अलग पार्ट है। अभी बहुत बार होता क्या है कि हम सिम्टम्स को ही बीमारी समझ बैठते हैं। अभी सिम्टम्स और बीमारी में प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर मेरे कुछ शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी है तो मेरी बॉडी एकदम से उस डिसीज या डिसऑर्डर्स को क्रिएट नहीं करेगी। पहले वो क्या करेगी, हमें नोटिफिकेशन देगी। पहले वो हमें बताने की कोशिश करेगी कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, अगर इसका प्रॉब्लम को आपने मैनेज नहीं किया तो इसका कन्वर्जन फिर डिसीज के अंदर हो जाएगा। फिर ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन से सिम्टम्स आपको मिलते हैं? तो पहला है ब्लीडिंग। आपने देखा होगा कि कभी पेट में ब्लीडिंग हो रही है, मुंह के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इंटेस्टाइन ब्लीडिंग हो रही है। तो ये शुरुआत होती है जब आपके शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपकी म्यूकस लेयर कम हो जाती है और आपके शरीर के अंदर जो है इरिटेशन जब क्रिएट होता है तो ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद ब्लोटिंग। बहुत बार आपने देखा होगा कि मैम पेट फूलने की बहुत प्रॉब्लम है, पेट एकदम से फूल जाता है। तो ये एक सिम्टम है कि जहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो रही है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में जा रही है, आपके डाइजेशन में थोड़ी सी इम्पेयरमेंट आ रही है। कॉन्स्टिपेशन, अगर आपके शरीर के लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेसिकली वो अगर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा और अगर आप डिहाइड्रेशन स्टेज पे चले जाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। इसके बाद है डायरिया। आपके स्टूल के अंदर बहुत एक्सेस में वाटर आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम कब होती है, जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इनफ वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से डायरिया की प्रॉब्लम आपको होती है। इसके बाद है हार्टबर्न। दिल में जलन होने की मैम प्रॉब्लम बहुत होती है। तो हार्टबर्न की प्रॉब्लम आपको कब होगी, जब आपको एसिडिटी आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है, या तो लीवर में प्रॉब्लम होगी या तो फिर आपका जो गैस आपका एसिड जो आपके पेट के अंदर होता है वो रिवर्स मोशन में ट्रैवल करने लगता है। तो इसकी वजह से आपको हार्टबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद है नौशिया एंड वॉमिटिंग। मतलब जो भी खाना आप खा रहे हो वो एकदम से ऊपर आ रहा है। तो ये जो ऊपर आने की, जो रिवर्स डायरेक्शन में जब आपका खाना फ्लो करता है ना, ये क्यों करता है, तो वॉल्व की वजह से। तो आपका जो फूड पाइप है और आपका जो स्टमक है उसके बीच में वॉल होता है। जैसे हार्ट में वॉल होते हैं ना, वैसे हमारे फूड पाइप में भी वॉल होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं। मतलब नॉर्मली जब आप खाना खाते हो तो वॉल जो है वो पेट के साइड ही ओपन होगा, बट जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इस वॉल में जब खराबी आ जाती है तो ये वॉल प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से खाना ऊपर भी आ सकता है और उसी कंडीशन को नौशिया या वोमिटिंग कहा जाता है। वोमिटिंग जैसे फील हो जाता है। इसके बाद है पेन इन बेली। आपके पेट के अंदर दर्द होने लगता है। स्पेशली पेट दर्द का प्रॉब्लम पहला तो ये आपके वाटर से रिलेटेड होता है। जो लोग कम पानी पीते हैं, लो वाटर इनटेक है, उनको यहाँ पे पेन इन बेली की प्रॉब्लम होती ही होती है। इसके बाद स्वेलोइंग की प्रॉब्लम, आप खाना अच्छे से निगल नहीं पाते हो। जब आपके फैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गले में कुछ प्रॉब्लम है, मान लो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, मान लो अगर आपको रेस्पिरेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है, या आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हुई है, तो इसका इफेक्ट आपको स्वेलोइंग के मैकेनिज्म के ऊपर पड़ सकता है। इसके बाद वेट गेन या वेट लॉस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे जो है वेट गेन या वेट लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको जब आप मैनेज नहीं कर पाते हो, ये जो कंडीशंस आपके शरीर के अंदर क्रिएट हो रही है, इस कंडीशन को जब आप मैनेज नहीं करते हो तो फ्यूचर में फिर इस कंडीशन जो है वो सीवियर होती चली जाती है। धीरे धीरे ये कंडीशन बढ़ने लगती है और फिर आपके शरीर के अंदर जो है कैंसर, आईबीडी की प्रॉब्लम, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऐसे कई सारी बीमारियां फिर आपके शरीर के अंदर आना शुरू हो जाती है।
तो आपको ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना है तो पहले अभी भी अगर आप देखोगे कि लोगों की एक ही कंप्लेंट है, मैम एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट एकदम से फूल रहा है, वोमिटिंग जैसे बहुत महसूस होता है। तो इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि इस छोटे छोटे कंडीशंस की वजह से फ्यूचर में आपको कितनी सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हो सकती है। तो जितना आप इस कंडीशन को मैनेज करोगे उतना ही जल्दी आप आपके शरीर के डिसीज एंड डिसऑर्डर्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज कंडीशन अभी थोड़ी है, फिर थोड़ी थोड़ी करके वो बढ़ती चली जाएगी और आपके शरीर के अंदर क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर देती है। और आपको भी पता है कि अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई तो सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम हम रेगुलर लाइफ में फेस करते हैं। अभी बेसिकली हमने जो अभी कंडीशंस के बारे में बात की, इसके अलावा डाइजेस्टिव की अभी क्या क्या डिसीज हो सकते हैं, इसके रिलेटेड जो है क्या 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 डिसीज आपके शरीर के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके गॉल ब्लैडर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है। कोलेसाइट कोलेसिस्टिस आपको हो सकता है, मतलब आपके कोलॉन का जो पार्ट होता है या उसके अंदर इन्फेक्शन आपको क्रिएट हो सकता है। इसके बाद अपने पाइल्स के बारे में तो सुना ही होगा। पाइल्स को अगर आप मैनेज नहीं करते हो तो इसकी वजह से आपको फिर फिशर्स की भी प्रॉब्लम क्रिटिकल लेवल पे हो सकती है। हेमोराइड्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग शरीर के अंदर शुरू हो सकती है। प्रोक्टिस की प्रॉब्लम है, रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, आपको रेक्टम के पार्ट में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, इरिटेशन क्रिएट हो जाता है। मे बी ये आपने पहली बार सुना होगा, पर ये भी प्रॉब्लम्स आपके शरीर के अंदर हो सकती है। अभी ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब क्या है, आपकी फूड पाइप, आपकी अन्न नलिका, इसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, जो होती है स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम। स्ट्रिक्चर मतलब आपकी अन्न नलिका जो है वो एकदम नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से खाना मूवमेंट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। खाना कभी कभी फंस जाता है, खाना कभी कभी नीचे स्वेलो नहीं हो पाता है। इसके बाद ईसोफेजाइटिस होने की चांसेस है। ईसोफेजाइटिस इज व्हाट, कि आपके ईसोफेगस में, आपके फूड पाइप में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग जो है आपके फूड पाइप के अंदर क्रिएट हो सकती है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो होती है आपके पेट के अंदर। पेट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहला तो है गैस्ट्राइटिस, कि मैम एकदम गैसेस बन रही है, पेट एकदम फूल रहा है। इसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, पेट के अंदर भी आपको अल्सर होने के चांसेस है। और बेसिकली ये जो पेट की प्रॉब्लम होती है ना, ये ज्यादातर एंजाइम की वजह से होती है। या तो एक कैंसर की वजह से हो सकती है पेट के अंदर प्रॉब्लम, और दूसरी कंडीशन है हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी पेट में गुड़गुड़ आवाज बहुत ज्यादा आती है और साथ में पेट में दर्द भी हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है। इसके बाद लीवर के प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी। अब ये हिपेटाइटिस को मैनेज करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हिपेटाइटिस को ना आए यही बहुत बड़ी चीज है, अगर वो आती है तो इसको कंडीशंस को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सिरोसिस की प्रॉब्लम। लीवर सिरोसिस की अगर प्रॉब्लम है और अगर पूरी तरह से लीवर ने काम करना बंद कर दिया होगा तो यहाँ पे आपको लीवर को चेंज करना पड़ता है। लीवर इम्प्लांट, यही एक ऑप्शन आपके पास बच जाता है। दूसरा है लीवर फेल्यूर, लीवर काम करना ही पूरी तरह से बंद कर देता है अब्रप्टली, आपको पता भी नहीं चला कि कब इसने काम करना बंद कर दिया। तो ये भी एक क्रिटिकल प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर क्रिएट करता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लीवर आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, लीवर आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, और उसी के साथ लीवर जो है आपके बॉडी के गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीशंस को भी जो है मेंटेन करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन जिन जिन को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई है, बैड कोलेस्ट्रॉल मैम शरीर के अंदर बढ़ रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल घटते चला जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम आपके लीवर की ही प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल को बनाने का, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का काम कौन करता है, तो लीवर करता है। और लीवर को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज्यादा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड की जरूरत होती है, जो खुद आपकी बॉडी नहीं बनाती। और इसीलिए मैं आपको हर बार एक ही बात बताती हूँ
कि प्लीज रेगुलर वे पे फ्लैक्स ऑयल एंड क्रील ऑयल लेते रहिए, बिकॉज ये दो ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड है जो बॉडी खुद नहीं बनाती, आपको न्यूट्रिशन के मार्फत, खाने के मार्फत ही लेना जरूरी होता है। जितनी डेफिशिएंसी आपकी शरीर के अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड की होती रहेगी, उतनी प्रॉब्लम आपको ब्रेन से रिलेटेड होती रहेगी, डाइजेशन से रिलेटेड होती रहेगी, मसल से रिलेटेड होती रहेगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम जो है जुड़ी है डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की वजह से। तो इसलिए आपके शरीर के अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इसेंशियल। और इवन आजकल बहुत सारे नए रिसर्चेस भी आ रहे हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में भी आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है। तो इवन कैंसर कंडीशंस को मैनेज करने के लिए भी ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इसेंशियल। और इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि फ्लैक्स एंड क्रील, ये दोनों चीजों को कभी बंद मत कीजिए। जितना आप इसको रेगुलरली एक मिनिमम डोसेस में लेते रहोगे, उतना आपको बहुत इसके फायदे मिलते रहेंगे। ज्यादा नहीं लेना है आपको, क्रील ऑयल 2 कैप्सूल और फ्लैक्स की 3 कैप्सूल, तो इतना भी अगर आप लेना शुरू करोगे बेसिक लेवल पे, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके बाद जो है पैंक्रियाटिस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैंक्रियास में भी इन्फेक्शन हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस इसको बोला जाता है। और इसके बाद है पैंक्रियाटिक सुडोसिस्ट, कि इसके अंदर भी पथरी बन सकती है, पैंक्रियास के अंदर भी सिस्ट बन सकता है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना आपको जरूरी है, क्योंकि पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो गई तो समझ लो कि इंसुलिन सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से फिर डायबिटिक की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना इज वेरी इसेंशियल। इसके बाद आता है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? या तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो इंटेस्टाइन में कैंसर हो सकता है, सीलियाक डिसीज आपको हो सकता है। सीलियाक डिसीज ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है कि जहाँ पे आपका सीलिया जो है वो इम्पैक्ट करता है। क्रॉन डिसीज ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो एक्चुअली क्लासिफाई किया जाता है आईबीडी केस में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस या इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। इसके बाद है माल एब्जॉर्प्शन, की कोई भी न्यूट्रिशन आप सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो। इसके बाद है एसबीएस की प्रॉब्लम, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम एंड इंटेस्टाइनल इस्केमिया। ये सारी जो प्रॉब्लम है आपकी इंटेस्टाइन से रिलेट करती है। इंटेस्टाइन में जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर शुरू हो जाती है तो आपको यहाँ पे बहुत क्रिटिकल लेवल पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है वो मैकेनिज्म कहाँ पे फॉलो हो रहा है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई तो ना अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा आपके शरीर के अंदर, ना अच्छे से न्यूट्रिशन पोषण एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए पहले तो आपके इंटेस्टाइन हेल्थ को अच्छा करना इज वेरी वेरी इसेंशियल। इसके बाद एक होती है प्रॉब्लम जीईआरडी की, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीजेस, जिसकी शुरुआत होती है एसिड रिफ्लक्स से, कि जहाँ पे एसिड पेट का जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर एकदम से डाइवर्ट होने लगता है और आपके फूड पाइप को इरिटेट करने लगता है, आपके अन्न नलिका को ये इरिटेट करता है। यहाँ पे भी ये वॉल की प्रॉब्लम होती है जो आपके फूड पाइप में होता है। तो बेसिकली वॉल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपको एसिड रिफ्लक्स अगर आपका शरीर के अंदर बढ़ते चला गया तो आपको ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है पेप्टिक अल्सर, आपके पेट के अंदर भी अल्सर बन सकता है। और जस्ट इमेजिन कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, पेट के अंदर अल्सर क्रिएट होना मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। आप कोई भी चीज सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज आप खा नहीं पाओगे प्रॉपरली, क्योंकि पेट के अंदर जब अल्सर बनने लगता है तो पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो बहुत इरिटेशन होता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने कोई चीज गलत खा ली होगी, गलत ही क्या, अगर आपने दूध पी लिया होगा और उसके ऊपर पानी भी पी लिया आपने, तो भी आपको पता है कि पेट के अंदर कितना दर्द होता है। सो मे बी आई डोंट नो ये कितने लोगों को पता है या कितने लोगों को नहीं पता, पर मिल्क कंजम्पशन के बाद एटलीस्ट आधे से पौने घंटे तक वाटर कंज्यूम मत कीजिए। अगर आपने दूध के ऊपर पानी कंज्यूम कर लिया तो आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि दूध जब आप लेते हो तो उसके अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं,
इसके अंदर बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, पर जब आप पानी पीते हो तो उसके अंदर रिएक्शंस होके आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन जल्दी क्रिएट हो सकता है। इसलिए दूध वाले पदार्थ जैसे दूध और दही स्पेसिफिकली या लस्सी अगर आप पीते हो तो इसके बाद तुरंत कभी भी पानी मत पिया कीजिए। इवन छाछ भी आप पीते हो उसके बाद में पानी मत पिया कीजिए। और छाछ आप जब बनाओगे हमेशा उसको इतना फेटी है कि वो पूरा मक्खन बाहर आना चाहिए, और मक्खन बाहर आने के बाद ही वो जो नीचे जमता है वही छाछ पीजिए। अदरवाइज फिर आपको अर्टिकारिया या स्किन इन्फेक्शन आपको यहाँ पे हो सकता है। तो छाछ बनाते समय दही को अच्छे से फेंटना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दही में भी क्या कर रहे हो, पानी को ऐड कर रहे हो। तो जब तक वो दही के मोलिकुलर पानी अच्छे से मिल नहीं जाएंगे तब तक वो छाछ सही तरीके से नहीं बनेगा। और फिर बहुत बार आपने देखा होगा कि मैम छाछ पीने के बाद हमें तो सूट ही नहीं होता, हमें डायरिया शुरू हो जाता है, हमें एकदम से वोमिटिंग शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने छाछ को अच्छे से मिलाया नहीं होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद है हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, और हर्निया की प्रॉब्लम एक बार हो गई तो प्रॉब्लम द सॉल्यूशन इज ऑपरेशन, ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। तो देखो डाइजेशन सिस्टम बहुत बड़ी सिस्टम भी है और उतनी ही इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अदरवाइज फिर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको छोटी छोटी अभी प्रॉब्लम है जैसे कि एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, स्टमक इन्फेक्शन मैम, स्टमक पेन है, छाले आ जाते हैं मुंह में, अल्सर की प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है, अभी से उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए ताकि फ्यूचर में ये जो बीमारियां मैंने अभी आपको बताई वो कुछ क्रिएट ना हो। राइट, तो ये पर्टिकुलर बीमारियां तभी क्रिएट होगी जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरी तरह से हेल्दी नहीं रहेगी। तो आपके पाचक संस्था को हेल्दी करना इज वेरी वेरी इसेंशियल, ताकि आप अच्छे से इस कंडीशंस को मैनेज करो। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे स्कोपी की जाती है। पहला तो है कोलोन, मतलब आपके इंटेस्टाइन को अच्छे से देखने के लिए कोलन स्कोपी की जाती है। इसके बाद अपर जीआई, मतलब ऊपर की जो आपकी अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है, जिसकी मदद से पता चलता है कि आपकी जीआई कैसे काम कर रही है। इसके अभी एंडोस्कोपी के बहुत सारे टाइप्स है, कैप्सूल एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड है, कोलोनोस्कोपी, पैंक्रियोटोग्राफी जिसको कहा जाता है ईआरसीपी, जिसके अंदर पैंक्रियास को भी एनालाइज किया जाता है, और आपके साथ ही साथ इसके बाद एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी होता है। देन मेनी सर्जिकल प्रोसेस भी, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस भी कैरिड आउट करते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसमें ऑपरेट करवाना पड़ता है, हर्निया की प्रॉब्लम में ऑपरेट कीजिए, फिशर की प्रॉब्लम है ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। तो ऑपरेट करके भी जिसमें एंडोस्कोपी इन्वॉल्व होती है, लैप्रोस्कोपी इन्वॉल्व होती है, ये ओपन सर्जरी डायरेक्टली वो करते हैं। और जहाँ पे पूरी तरह से आपके ऑर्गन खराब हो चुके हैं तो वहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। जैसे कि आपकी लीवर फेल्यूर की प्रॉब्लम है, लीवर साइरोसिस की प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे फिर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। बट ये सारे डिसीजंस डॉक्टर्स ही ले सकते हैं, आप खुद इस कंडीशंस को स्टडी, मतलब अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हो तो ये डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है, आपके बॉडी के अंदर कैसे प्रोसेस वर्कआउट हो रही है। तो ये सारी चीजों को देख के ही आपको यहाँ पे जो है डॉक्टर रिकमेंडेशन से, डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के अंडर ही आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है। अभी मैम डाइजेस्टिव हेल्थ को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो पहला तो खाना आप हेल्दी खाना शुरू कर दीजिए और रियल फूड खाइए। अभी रियल फूड का मतलब क्या होता है? रियल फूड मतलब जो खाना आप खुद पकाते हो, कोई भी प्रोसेस जो है चीज, प्रोसेस वाला खाना मत खाइए। और फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। जिन लोगों को भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है मान लो, या कॉन्स्टिपेशन मैम होता है, पेट में दर्द होता है, हार्ट बर्न बहुत होता है, इन लोगों में फाइबर की कमी है। जितना ये लोग फाइबर ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना उतना इनके बॉडी के लिए ये हेल्दी होगा। तो फाइबर्स अच्छे से कंज्यूम कीजिए ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी रहे।
इसके बाद जो है आप जब खाना खाते हो तो अच्छे से उसको चबाइए, ये बाकी सभी लोगों को पता होगा, बट फिर भी एक थोड़ा सा रिकॉल मैं दे देती हूँ। खाना अच्छे से चबाना बहुत जरूरी है। अगर वो बड़े बड़े टुकड़े आपके फूड पाइप के अंदर चले गए तो उसके ऊपर प्रोसेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो खाने को जो है अच्छे से चबाइए, चू कीजिए, अच्छे से स्वेलो कीजिए, ताकि ये सही तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो पाए। इसके बाद गुड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंदर एंटर करवाइए। गुड फैट जो है वो ज्यादा खाइए। बहुत बार हम फैट तो खाते हैं, बट हम क्या करते हैं, बैड बहुत ज्यादा खाते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। फैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। फैट जो है वो आपके शरीर के ऊपर और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अल्सर कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शंस को मैनेज करने के लिए गुड फैट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद ये हाइड्रेटेड रहिए, पानी ज्यादा पीते रहिए। पानी अगर कम पियोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टमक इन्फेक्शन, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, फूड पाइप में प्रॉब्लम हो जाना, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम। तो डिहाइड्रेशन की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर आ सकती है। तो हमेशा पानी जो है वो पीते रहिए। अगर आप पानी क्वांटिटी नहीं अच्छे से पियोगे तो क्रिटिकल प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर आ सकती है। इसलिए वाटर कंजम्पशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। ज्यादा तनाव में होंगे ना तो आई विल सजेस्ट कि खाना खाइए मत उस टाइम पे। अगर आप टेंशन में हो और अगर आपके घर में खाना अच्छे से बना है, तला हुआ स्पेशली या बहुत एकदम मसालेदार, डोंट ईट दैट फूड। अगर आप टेंशन में हो तो, स्ट्रेस में हो तो, जब भी आप स्ट्रेस में हो, फाइबर ज्यादा खाइए, ठंडी चीजें ज्यादा खाइए, दूध वगैरह ले लीजिए चाहिए तो, हल्का खाना खाइए, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। क्योंकि आप जब तनाव में होते हो तो आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड सिक्रेट करती है और आपके बॉडी की बैलेंसिंग सही तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, जब आप टेंशन में हो, स्ट्रेस कंडीशन में हो, डोंट ईट फूड जो आपके घर में बना है। जस्ट हेल्दी डाइट लीजिए, हल्का खाना लीजिए जो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इजी है। अदरवाइज फिर आपको यहाँ पे एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है, और एसिडिटी बढ़ने लग गई तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, और हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर या अदर कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सारी चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप कोई भी एक चीज लेके उसके साथ गुजारा नहीं कर सकते। खाते वक्त थोड़ा सोच समझ के खाइए। अभी ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मैम टीवी चल रही होती है और हम यहाँ पे खा रहे, कितनी रोटियां खाई, कितने चावल खाए, हमें कुछ पता नहीं होता। जो हमारे घर वाले हमें परोसते हैं थाली में, उतना हमने खा लिया। तो राइट, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको जितनी भूख है उससे दो निवाले कम खाइए, क्योंकि जो खाना पेट के अंदर आपके जाएगा उसको घूमने के लिए तो पेट में जगह देना जरूरी है ना। अदरवाइज अगर आपने एकदम पैक कर दिया पेट को तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा फूड का। इसलिए खाना जो है क्वांटिटी में एक स्पेसिफिक खाना बहुत जरूरी है, कभी भी ओवर ईटिंग मत कीजिए। इसके बाद खाने को अच्छे से चबाइए ताकि वो प्रोसेस हो सके। इसके बाद खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा घूमिए। बहुत बार हमें, स्पेशली हम इंडियंस को ना ये बुरी आदत होती है, जब हम एकदम से मस्त गुलाब जाम वगैरह लपेट लेते हैं, बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं और एकदम से सोफे के ऊपर लेट जाते हैं मस्त से, या एकदम ऐसे आराम वाली चेयर होती है उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बारी हमारे साथ होता है। तो डोंट डू दिट। क्यों? क्योंकि आपने जो खाना खाया है वो पेट तक तो आ गया है, पर पेट के नीचे भी तो प्रोसेस होना जरूरी है। तो उसके लिए जब आप कोई मूवमेंट करते हो, थोड़ा सा वॉक कर लेते हो, दौड़ना वगैरह नहीं है, एकदम से योगा वगैरह करने नहीं बैठना, पर हल्का वॉकिंग होना बहुत जरूरी है। तो वॉक जब आप करते हो तो क्या हो जाएगा, खाना अच्छे से प्रोसेस होगा, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन बढ़ेगा, एसिड नॉर्मल रहेगा। इसकी मदद से खाना आपके शरीर के अंदर बैलेंस रहता है। इसके बाद प्रोबायोटिक्स आपके शरीर के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए। प्रोबायोटिक मतलब क्या है? गुड बैक्टीरियाज। ये गुड बैक्टीरियाज बहुत इसेंशियल होते हैं खाने में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज की कमी है, आप कितना भी हेल्दी डाइट लीजिए, वो खाना सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाएगा
और इसीलिए हमने कॉम्बैटिक्स को लॉन्च किया था। सो कॉम्बैटिक्स आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या एनी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम अगर हो चुकी है तो यहाँ पे आपको वो मैनेज करे। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एनलिस्ट किए हैं सप्लीमेंट्स जो आप कंज्यूम कर सकते हो फॉर योर मेंटेनेंस ऑफ योर डाइजेस्टिव हेल्थ। बहुत इजी सप्लीमेंट लिखी है। कॉम्बायोटिक्स, फ्लैक्स ऑयल, आंवला, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, नोनी, करक्यूमिन, सीबक्टोन एंड क्रील ऑयल। इसमें से कॉम्बायोटिक्स, फ्लैक्स एंड क्रील ऑयल को कभी भूलिए मत। कॉम्बायोटिक्स, फ्लैक्स एंड क्रील ऑयल हमेशा इसको रेकमेंड करते रहिए। एनी डाइजेशन प्रॉब्लम है, एनी कोई आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ऑलवेज ये 3 प्रोडक्ट जाना जरूरी है। और इसके बाद में फिर आपको आंवला एलोवेरा इंक्लूड करना है, और इसके बाद आपको आंवला एलोवेरा इंक्लूड करना है, और फिर बाकी आप ये जो है डोज फॉलो कर सकते हो। तो दीज आर सम बेसिक इसेंशियल सप्लीमेंट जो है वो आप आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करने के लिए दे सकते हो। अभी इसके साथ आप टॉक्सक्लीन को भी ऐड कर सकते हो, गैनोडर्मा भी ऐड कर सकते हो, बाकी भी सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दीज आर सम बेसिक सप्लीमेंट जो आपको देनी ही देनी है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी देना शुरू कर दोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए भी ये आपकी मदद करता है। सो दीज आर सम बेसिक सप्लीमेंट जो आपको रेगुलर बेसिस पे देना, रेगुलर बेसिस पे इसको कंज्यूम करते रहिए ताकि ये सही तरीके से आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। यस, अगर आप सभी दे सकते हो, आप सारी चीजें दे दीजिए, बहुत अच्छा होगा। बट अगर आप सभी चीजें नहीं दे पा रहे हो तो इसमें से एटलीस्ट कॉम्बायोटिक्स, फ्लैक्स ऑयल एंड क्रील ऑयल, ये 3 सप्लीमेंट्स तो आपको रिकमेंड करनी ही करनी है ताकि ये बहुत अच्छे से मेंटेन रहे। क्रील ऑयल वेज नहीं है, नहीं, क्रील ऑयल वेज नहीं है बिकॉज क्रील एक समुद्री जीव है, और आपको नॉन वेजिटेरियन में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे ज्यादा प्रमाण मिलेगा। वेजिटेरियन सोर्सेज इसके बहुत कम हैं। तो क्रील के लिए अदर ऑप्शन एज सच में नहीं बोल सकती, बट ठीक है, आप कोकोनट ऑयल एंड फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो या सीबोक्टोन, राइट। हाँ जी, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है तो भी आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये सब लीवर हेल्थ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। कॉम्बायोटिक्स देने पे सर दर्द होता है, सर दर्द और कॉम्बायोटिक्स का कुछ लेन देन नहीं है। आंवला एलोवेरा खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, वैसे आपका हेडेक कम हो जाएगा। हार्ट अटैक के बाद ओनली कोएंजाइम Q10। हर्निया, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद कौन कौन से सप्लीमेंट ये आप दे सकते हो। इवन ये सप्लीमेंट आपके कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस के लिए भी बहुत अच्छे से मदद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्लैक्स ऑयल है, इसके अंदर नोनी है, करक्यूमिन है, सी बक्टोन है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के मेंटेनेंस के लिए भी आपकी मदद करेगा। ओके, सो बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी अनाउंस किया था कि आज शाम का जो डॉक्टर वाला सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये पैंडेमिक कंडीशंस को डील करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे जो है आपको जो डॉक्टर हमारे शाम को मिलने वाले हैं उनकी जो है बहुत ज्यादा स्टडी हो चुकी है इम्यूनोलॉजी में, अस्थमा एंड एलर्जी कंडीशन में। सो वो इम्यून एक्सपर्ट है, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है। सो प्लीज डू अटेंड इवनिंग सेशन 5 o'clock का, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। सो सेम आईडी होगा, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासकोड, टाइम जो होगा वो आपको शाम को 5 बजे होगा। इस रिलेटेड जो मैसेज है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया है। सो जिन लोगों को नहीं मिला है सो प्लीज डू वंस योर टेलीग्राम जो है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर जो हमारा ग्रुप है उसको चेक कीजिए, पोस्टर भी मैंने डाल दिया है और इसके साथ मैसेज भी मैंने डाल दिया है। सो डू चेक, प्लीज शेयर इन ऑल द ग्रुप, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि बहुत अच्छे से आप इसको मेंटेन करो। ओके, सो यहाँ पे चैट बॉक्स में भी किसी ने शेयर किया है, किसने शेयर किया है, लेट मी चेक। ओके, प्रीति मैम ने शेयर किया है, थैंक यू प्रीति मैम। सो दिस इज द मैसेज फॉर इवनिंग, इसका पोस्टर भी है, सो आप आपके स्टेटस के ऊपर लगा सकते हो सो दैट पीपल कैन सी दैट। एंड प्लीज एंश्योर कीजिए कि आप शाम वाला सेशन टाइम पे लॉग इन कीजिए प्लीज, 5 को 5 कम है तभी लॉग इन कीजिए बिकॉज वी हैव अ रेस्ट्रिक्टेड टाइम ऑफ 50 minutes ओनली।
तो अगर हमने लेट शुरू कर दिया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो फिर कंटेंट कम हो जाता है, डॉक्टर्स को भी टाइम नहीं मिल पाता है, उनकी भी बहुत ओपीडी चलती रहती है, तो उसमें से वो टाइम निकाल के हमसे बात करते हैं, और फिर उनके पास जो कंटेंट है मुझे ऐसे लग रहा है कि वो प्रॉपर डिलीवर होना जरूरी है, राइट। सो बी ऑन टाइम, 4:55 को लॉग इन कर लीजिए, मैं 5 बजे शार्प विंडो चालू कर दूंगी, और बाय 5:01 पे एग्जैक्टली मैं शुरू कर दूंगी। अभी मैं वेट नहीं करूंगी, बिकॉज अगर जिन लोगों ने स्टार्टिंग मिस कर दिया तो वो मिस कर सकते हैं, बट डोंट मिस स्टार्टिंग, बिकॉज स्टार्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत अच्छे से इनसाइट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो अभी हम मिलेंगे एग्जैक्टली 10 मिनट्स के बाद में हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए, स्किन हेल्थ। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हेडेक प्रॉब्लम है, जो भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हो। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा सप्लीमेंट एनलिस्ट नहीं किए हैं, बेसिक लेवल पे सप्लीमेंट्स को ऐड किया है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी काम करेगी, आपके लीवर के ऊपर भी काम करेगी, बट स्पेसिफिक अगर आपको लीवर के देना है तो आप लीवर हेल्थ को ऐड कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। बाकी सप्लीमेंट सेम रहेगी। सो दिस आर सम बेसिक सप्लीमेंट जो आप रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम मिलेंगे 10 बजे हमारे स्किन के टॉपिक के लिए, स्किन हेल्थ, तो जहाँ पे हम एक्ने, पिंपल्स, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, कल शाम तक मेरे पास जितने भी मेल आए हैं उसके रिप्लाई मैंने दे दिए हैं। सो अगर आपने कोई मेल किया है सो प्लीज डू चेक योर इनबॉक्स, बिकॉज अभी मेरे पास कोई भी मेल पेंडिंग नहीं है। यस, सो मेरे पास कल शाम तक अराउंड 8 o'clock तक जो मेरे पास 8 to 8:30 तक जो मेरे पास मेल्स आए हैं उसके रिप्लाई आ गए हैं, ठीक है। यस, सो मेल करने के बाद मैं ट्राई करती हूँ कि आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दे सकूं, बट समटाइम्स डिले होके मैक्सिमम 48 आवर्स, तो मैक्सिमम 48 आवर्स में तो आपको रिप्लाई आ ही जाएगा, ठीक है। सो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन के लिए 10 o'clock शार्प, डोंट बी लेट, तो 10 बजे हम वो सेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू। इसके डोसेस मैंने ऑलरेडी इसके मेंशन कर दिए हैं, इसके सामने एक एक जो लिखा है, दो दो जो लिखा है, इसका मतलब क्वांटिटी। एक टाइम पे आपको सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल, राइट, ऐसे आपको लेना है। आई होप कि आपको सेशन ये पसंद आया होगा, इंसाइट्स आपको मिले होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे से आपके डाइजेशन को मैनेज करो, राइट। सो थैंक यू सो मच, हम फिर से मिलेंगे 10 बजे। Till the time, have a great day and keep smiling.